यार सादिया, तुम खुद देखो ना, ये क्या है? मैं उसमें कैसी लग रही हूँ? नाजिश की आवाज में झुंझलाहट और रोहानसापन इस कदर नुमाया था कि बेड पर टांगे पिसारे फैशन मैगजीन की वरगर्दानी करती सादिया चौंक कर सीधी हो बैठी। नाजिश ड्रेसिंग टेबल के कदामत आईने के सामने खड़ी थी और अपनी ढीली ढाली कमीज को दोनों हाथों से कमर के पीछे से खींचकर टाइट किए हुए थी ताकि अपने जिस्म की साख्त को पूरी तरह जान सके। शीशे में उभरने वाला अक्स एक निहायत हसीनो जमील लड़की का था, जिसकी दूधिया रंगत, सत्वा नाक और बड़ी बड़ी बादामी आंखें किसी भी देखने वाले को पल भर में घायल करने के लिए काफी थी। मगर नाजिश की नजरें अपने चेहरे पर नहीं, बल्कि अपने सपाट वजूद पर टिकी हुई थी। क्या हुआ नाजिश? तुम फिर शुरू होगी? सादिया ने मैगजीन एक तरफ रखकर गहरा सांस लिया और बेड से उठ गई थी। उसे मालूम था कि यहाँ नाजिश की रोज परेशानी है। शुरू ना हो तो और क्या करूं? नाजिश ने आईने में अपने अक्स को घूरते हुए शर्ट को मजीद सख्ती से पीछे की तरफ खींचा। तुम मेरी तरफ देखो राबिया, खुदा के लिए सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें कहीं से भी 21 साल की लड़की लगती हूँ? कहीं से भी लगता है कि अगले चंद माह में मेरी शादी होने वाली है? सादिया उसके पास आई और उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। परीशे, तुम बिला वजह खुद को अजियत देती हो। माशाल्लाह, इतनी प्यारी हो तुम। चांद जैसा चेहरा है, सब लड़कियां रश करती हैं। तुम्हारी खूबसूरती पर कौन सी खूबसूरत रबिया? सिर्फ चेहरे की? नाजिश ने झटके से सादिया का हाथ हटाया और फिर आईने की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं, लेकिन मैं तो पूरा वजूद देखती हूँ ना। मैं जब कपड़े पहनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हैंगर पर लटके हुए हैं। मुझे निस्वानियत का कोई एहसास ही नहीं होता। तुम देखो, मेरा फिगर देखो, बिल्कुल सपाट है, कोई उभार नहीं। निस्वानी हुस्न की कमी ने मेरे वजूद को अधूरा कर दिया है। हड्डियां निकली हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं 21 साल की नहीं बल्कि कोई 13-14 साल की बच्ची हूँ, जिसकी अभी ग्रोथ रुक गई हो। उसने झुंझलाहट से अपनी कमीज को ढीला छोड़ दिया, जो उसके पतले बदन पर जिस्म पर एक बोरी की तरह लटक गई थी। देखा तुमने, कितना ऑकवर्ड लगता है। मैं कोई भी स्टाइलिश सूट नहीं पहन सकती, कोई वेस्टर्न ड्रेस मुझ पर नहीं जचता। मुझे हर वक्त ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि अपनी कमजोरी छुपा सकूं। ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सादिया ने बेजारी और हमदर्दी मिली जुली कैफियत में सर हिलाया। यार तुम पागल हो कसम से। आजकल तो लड़कियां स्लिम और स्मार्ट होने के लिए क्या कुछ नहीं करती। जिम जाती हैं, डाइटिंग करती हैं, और एक तुम हो कि अपने कुदरती दुबलेपन को लेकर रो रही हो। स्मार्ट होने और सूखा होने में फर्क होता है रबिया। नाजिश की आवाज ऊंची हो गई थी। तुम समझ क्यों नहीं रही? स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जिस्म में कोई खम, कोई लचक, कोई भराव ही ना हो। स्मार्ट लड़कियां भी भरपूर होती हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल लकड़ी की तरह सीधी हूँ। मुझे शीशे में अपना आप देखकर कौफ्त होती है, मुझे शर्म आती है। वो बेड के किनारे पर बैठ गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। सादिया भी उसके पास बैठ गई। अच्छा, मेरी बात सुनो। सादिया ने नरमी से उसके हाथ अपने हाथ में लिया। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है ना? हो चुकी है ना? नाजिश ने आंखें भरी हुई थी। उसने धीरे से इस बात में सर हिलाया। किससे हुई है? अजलान से। और अजलान कौन है? तुम्हारा कजन है। तुम्हें बचपन से देख रहा है। उसने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। अगर उसे तुम में कोई कमी लगती, अगर उसे तुम्हारा ये दुबलापन बुरा लगता, तो वो रिश्ता क्यों भेजता? उसे तुम वैसी ही पसंद हो जैसी तुम हो। परीशा ने बेबसी से नफी में सर हिलाया। यही तो तुम नहीं समझ रही हो। मंगनी हो गई है, बेशक, लेकिन मंगनी का मतलब ये तो नहीं कि सब ठीक है। अजलान ने मुझे देखा है, लेकिन शायद उसने कभी गौर नहीं किया, या शायद वो भी सिर्फ मेरे चेहरे की खूबसूरती से मुतासिर है। लेकिन शादी के बाद क्या होगा? उसके लहजे में अनजाना खौफ उतर आया। शादी के बाद जब वो मुझे देखेगा, जब हम साथ होंगे, वो क्या सोचेगा? वो तो मायूस हो जाएगा ना। कोई भी मर्द ऐसी बीवी तो नहीं चाहता जो देखने में बच्ची लगे। उसे भी तो एक मुकम्मल औरत चाहिए होगी ना। मैं कैसे सामना करूंगी उसका? मैं इस एहसास से कमतरी के साथ दुल्हन कैसे बन सकती हूँ रबिया?
मुझे तो ये सोच कर ही पसीने आ जाते हैं कि मैं शादी के जोड़े में कैसी लगूंगी। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तिनके पर भारी भरकम कढ़ाई वाला कपड़ा डाल दिया गया हो। सादिया ने उसकी थोड़ी थाम कर उसका चेहरा ऊपर उठाया था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो नाजिश, और गलत सोच रही हो। मर्द अगर मोहब्बत करता हो तो उसे ये चीजें सानवी लगती हैं। हसलान तुमसे मोहब्बत करता है, और वैसे भी शादी के बाद जिसमें तब्दीलियां आती हैं, तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं जितना तुमने बना लिया है। मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है, नाजिश ने फैसला कौन लहजे में कहा। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। मैं इस शर्मिंदगी के साथ अजलान के साथ नहीं जा सकती। सारी जिंदगी उसकी आंखों में वो सताइश न देख पाना जिसकी एक औरत हकदार होती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे कि अजलान की बीवी तो बिल्कुल सूखी सड़ी है, आगे से सपाट है। वह चेहरा उठी और तेजी से अपनी दराज की तरफ बढ़ी। वहां से उसने मोबाइल फोन निकाला और तेजी से स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगी। मैंने फैसला कर लिया है रबिया। मैं अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगी। सादिया उसे तशवीश से देखने लगी। क्या मतलब? तुम क्या करने वाली हो? परीशा ने मोबाइल की स्क्रीन सादिया के सामने कर दी। उस पर एक इश्तिहार खुला हुआ था जिसमें बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, सिर्फ 3 माह में अपने वजूद को दिलकश और भरपूर बनाए, हर्बल कोर्स शर्तिया इलाज। ये देखो। नाजिश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कल मैं नेट पर सर्च कर रही थी तो मुझे ये हकीम साहब का पेज मिला। उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ये एक खास किस्म की माजून और कुछ गोलियां देते हैं। 3 माह का कोर्स है। वो दावा करते हैं कि उससे वजन भी बढ़ता है और जिस्म में निस्वानी हुस्न में तब्दीलियां आती हैं जो एक लड़की को खूबसूरत बनाती हैं। मैं ये मंगवा रही हूँ। सादिया ने स्क्रीन पर नजर डाली और फिर खौफजदा होकर मोबाइल नाजिश के हाथ से छीन लिया। तुम पागल हो गई हो नाजिश? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सादिया तकरीबन चीखी थी। इसमें पागलपन की क्या बात है? ये हर्बल है, देसी दवा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नाजिश ने दिफाई अंदाज में कहा और मोबाइल वापस लेने की कोशिश की। सादिया ने उसका हाथ झटक दिया। खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी किया। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये हकीम और ये इश्तिहारी डॉक्टर्स क्या बेचते हैं? ये सब फ्रॉड है नाजिश। इन दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं, भारी मिकदार में केमिकल्स होते हैं। ये तुम्हें फायदा पहुंचाने की बजाय बर्बाद कर देंगे। तुम्हें वैसे ही हर चीज में कीड़े निकालने की आदत है। नाजिश चिढ़ गई थी। तुम तो खुद परफेक्ट हो ना। तुम्हारा जिस्म तो भरा हुआ है। तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या गुजरती है। मुझे बस ये कोर्स करने दो। 3 महीने की ही तो बात है। शादी में भी 4 माह बाकी हैं। अगर मैं थोड़ी बेहतर होगी तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के चक्कर में तुम अपनी सेहत गवा बैठोगी। सादिया अब संजीदगी से गुस्से में थी। वो खड़ी होकर नाजिश के सामने दीवार बन गई थी। देखो नाजिश, मैं तुम्हारी कजन भी हूँ और बेस्ट फ्रेंड भी। मैं तुम्हें अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। इन दवाइयों से हार्मोनल अनबैलेंस हो जाते हैं, चेहरे पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं, गुर्दे खराब हो सकते हैं और ना जाने क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं। तुम ठीक होने की बजाय मजीद बिगड़ जाओगी। खुदा के लिए अकल से काम लो। परीशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बेबसी से बेड पर गिर गई। तो फिर मैं क्या करूं? मर जाऊं? वो सिसक पड़ी। तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। हर फंक्शन में, हर पार्टी में जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे पेट ब्रा का सहारा लेना पड़ता है। मुझे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कल को जब मेरी शादी होगी तो मैं ये मस्तूई सहारे तो इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी ना। तब हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मैं वो शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती रबिया। मुझे ये रिस्क लेने दो। प्लीज मुझे मत रोको। सादिया के दिल उसकी सिसकियां सुनकर पसीज गया, मगर वो जानती थी कि वो नाजिश की हमायत नहीं कर सकती। वो उसके पास बैठी और उससे अपने गले लगा लिया। मेरी जान, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि माशरा और लोगों की बातें कितना दुख देती हैं, लेकिन यकीन करो ये रास्ता गलत है। शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें वजन बढ़ाने की ज़रूरत है, तुम्हें निस्वानी हुस्न को उभारना है, तो हम किसी अच्छे न्यूट्रिशन के पास चले जाते हैं। हम डाइट प्लान लेते हैं, हम जिम ज्वाइन करते हैं, हेल्दी तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन ये हकीमों की पुड़ियाँ और ये नामालूम दवाइयाँ, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी।
کل کو اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، اور رسلان وہ تو مجھے جان سے مار دے گا کہ میں نے تمہیں روکا کیوں نہیں۔ پریشا نے سعدیہ کے کندھے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر ضد کے آثار ابھی بھی نمایاں تھے۔ ڈائٹ سے کچھ نہیں ہوتا ربیہ، میں سب کر کے دیکھ چکی ہوں۔ میں نے کیلے کھائے، دودھ پیا، سب کچھ کیا۔ میری باڈی ٹائپ ہی ایسی ہے کہ مجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سالوں انتظار کروں۔ مجھے ابھی رزلٹ چاہیے، مجھے شادی سے پہلے خود کو بدلنا ہے۔ اس نے سعدیہ کے ہاتھ سے اپنا موبائل واپس کھینچ لیا۔ تم منع کرتی رہو لیکن میں مجبور ہوں۔ میں وہ دوائی آرڈر کروں گی۔ اگر میں بیمار ہوتی ہوں تو ہو جاؤں، لیکن میں یہ تانا اور یہ نظریں مزید برداشت نہیں کر سکتی کہ ہائے بیچاری کتنی سپاٹ ہے۔ پریشے، سعدیہ نے سختی سے اسے پکارا، ضد مت کرو، ہارمونز کا مسئلہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد تمہیں ماں بننا ہے، اپنی فیملی شروع کرنی ہے۔ اگر ان الٹی سیدھی دوائیوں سے تمہارے اندرونی نظام میں خرابی ہو گئی تو پھر کیا کرو گی؟ پھر تو اصلان اور اس کے گھر والے واقعی تمہیں باتیں سنائیں گے۔ تم ایک معمولی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہو۔ پریشے خاموش ہوگی۔ سعدیہ کی یہ بات سیدھی اس کے دل پر لگی۔ ماں بننے کا حوالہ ایک لمحے کے لیے اس سے لرزا گیا تھا، لیکن شیشے میں نظر آنے والا اپنا سپاٹ سینہ اس خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف سعدیہ کی منطقی باتیں اور دوسری طرف اس کی اپنی شدید خواہش کہ وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح مکمل اور پرکشش نظر آئے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ پھیل گیا تھا۔ تم جاؤ ربیہ، نازش نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھ سے وعدہ نہیں کرتی کہ تم وہ دوائی نہیں منگواؤ گی۔ سعدیہ اپنی جگہ پر اٹل کھڑی رہی۔ پریشا پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تیر رہی تھی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ تم میری جگہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ جب کزنوں کی محفل میں کوئی آنٹی کہتی ہے کہ نازش کچھ کھایا پیا کرو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جب میں شاپنگ پر جاتی ہوں اور سیلز گر مجھے کہتی ہیں کہ میڈم یہ سائز آپ کو بڑا ہوگا، آپ کڈز سیکشن ٹرائی کریں، تو مجھے زمین میں گڑ جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کی بات نہیں ہے ربیہ، یہ میری عزت نفس کا معاملہ ہے۔ سعدیہ خاموش ہوگی۔ اس کے پاس نازش کے ان جذباتی دلائل کا کوئی منطقی جواب تو تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت نازش کسی منطق کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سعدیہ نے ہار مانتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ تم اکیلی رہو، سوچو، لیکن پلیز کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا کہ کیا یہ عارضی خوبصورتی تمہاری صحت سے زیادہ اہم ہے۔ میں کل آؤں گی، تب ہم دوبارہ بات کریں گے۔ سعدیہ کمرے سے نکل گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ پریشا وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوبارہ آئینے کے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی کلائی کو مٹھی میں بھینچا۔ وہ اتنی پتلی تھے کہ انگلیاں آسانی سے مل گئیں۔ پھر اس نے موبائل اسکرین پر جگمگاتے ہوئے اس اشتہار کو دیکھا جو اسے امید کی ایک کرن لگ رہا تھا۔ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اپنی شادی والے دن ایک کمزور بچی نہیں بلکہ ایک مکمل اور حسین عورت نظر آؤں گی۔ سعدیہ نہیں سمجھے گی، کوئی نہیں سمجھے گا کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے آرڈر ناؤ کے بٹن پر انگلی رکھ دی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں، جیسے اسے کسی آنے والے انجانے خطرے سے خبردار کر رہی ہو، مگر اس نے اپنی سماعتوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ کالج کے کیفیٹیریا میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ شاید فرسٹ ایئر کا درمیانی عرصہ تھا۔ یار شمائلہ، یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا؟ بہت زبردست فٹنگ ہے اس کی۔ سبا نے شمائلہ کی قمیض کے بازو کو چھوتے ہوئے تعریف کی۔ شمائلہ نے فخر سے دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیا۔ یہ میں نے کھاڑی سے لیا ہے، لیکن فٹنگ میں نے اپنے ٹیلر سے کروائی ہے۔ پتہ ہے مجھے اب اسمال سائز ٹائٹ ہونے لگا ہے، اس لیے میڈیم لیا تھا۔ ماما کہتی ہیں اب تم بڑی ہو رہی ہو ماشاءاللہ۔
जिस्म भर रहा है तो कपड़े ज़रा खुले पहना करो। सब लड़कियां हंस पड़ीं। परीक्षा खामोशी से अपना जूस पी रही थी। वह सबकी बातें सुन तो रही थी मगर दिल में एक अजीब सी चुभन थी। और तुम सुनाओ नाजिश? अचानक सबा का रुख उसकी तरफ हुआ। तुम आजकल कौन से दर्जी से कपड़े सिलवा रही हो? तुम्हारे कपड़े हमेशा इतने ढीले क्यों होते हैं? परीक्षे हड़बड़ा गई। वो मुझे ढीले कपड़े ही पसंद हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। कंफर्टेबल तो ठीक है, लेकिन यार तुम कुछ खाया पिया करो, शुमाइला ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मगर वो हमदर्द नाजिश के लिए निश्तर जैसी थी। तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है माशाल्लाह, किसी गुड़िया जैसी लगती हो, लेकिन जिस्म देखो तो लगता है हैंगर पर कपड़े लटके हुए हैं। बिल्कुल सपाट है आगे से। लड़कियां कॉलेज आकर निखरती हैं, तुम तो सुकड़ती जा रही हो। हाँ ना? दूसरी लड़की ने लुकमा दिया। मेरी छोटी बहन जो 8वीं क्लास में है, वो भी अब माशाल्लाह तुमसे ज्यादा हेल्दी लगती है। तुम घर में कुछ खाती नहीं हो क्या? परीशा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। खाती तो हूँ, बस लगता नहीं है। उस दिन वो घर आई तो सीधा आईने के सामने खड़ी होगी। ये वो पहला दिन था जब उसने खुद को तनकीदी नजरों से देखा था। शुमाइला ठीक कह रही थी। उसकी तमाम सहेलियां जो कल तक उसके साथ स्कूल में बच्चियों जैसी थीं, अब मुकम्मल लड़कियां लगती थीं। उनके वजूद में निस्वानियत के वो तमाम खम और उभार नुमाया हो रहे थे जो जवानी का हुस्न होते हैं। और वो वैसी ही थी जैसी मैट्रिक में थी, सीधी सपाट और कमजोर सी। उसी शाम उसने हिम्मत बांधी और बावर्ची खाने में अपनी माँ खालिदा बेगम के पास जा पहुंची। वो बर्तन धो रही थी। अम्मी, नाजिश ने झिझकते हुए पुकारा। हाँ बेटा, क्या हुआ? चाय चाहिए? खालिदा बेगम ने पलट कर देखा। नहीं अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। फनस्रन चुरा रही थी। खालिदा बेगम ने साबुन वाले हाथ धोकर दुपट्टे से पहुंची और उसके करीब आते हुए बोली। क्या बात है परी? खैरियत तो है? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है? नहीं, कॉलेज में तो नहीं। नाजिश ने अपनी कलाइयां मसली। अम्मी, आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? खालिदा बेगम मुस्कुरा दी। अरे भला ये भी कोई परेशानी की बात है? तुम तो मेरी नाजुक सी गुड़िया हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? भरने की उम्र है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, सब लड़कियां भर रही हैं, सिर्फ मैं नहीं भर रही। नाजिश के लहजे में शिकायत थी। मेरी सब फ्रेंड मुझसे कितनी हेल्दी लगती हैं, उनके कपड़े उन पर कितने अच्छे लगते हैं। मेरी तो बिल्कुल लड़कों जैसी सीधी लगती हूँ। ना मेरा साइज बढ़ रहा है ना वजन। खालिदा बेगम ने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा। बेटा, हर इंसान का जिस्म अलग होता है। तुम अपने ननियाल पर गई हो, वहां सब लड़कियां ऐसी ही दुबली पतली और लंबी हैं। ये तो अच्छी बात है, लोग मोटे होने से डरते हैं। ये तो अच्छी बात है, लोग मोटे होने से डरते हैं और तुम पतली होने पर रो रही हो। शादी होगी तो खुद ही सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ ग्रोथ हो ही जाती है। तुम बस खाना वक्त पर खाया करो। लेकिन अम्मी, नाजिश मजीद कुछ कहना चाहती थी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि मसला सिर्फ पतला होना नहीं, बल्कि वो निस्वानियत है जिसकी कमी उसे तकलीफ देती थी। वो नशोनुमा जिससे एक लड़की औरत बनती है। मगर शर्म उसकी जुबान रोक गई थी। माँ से खुलकर उन अज़ा का जिक्र कैसे करती जिनका नाम लेते हुए भी उसे झिझक आती थी। माँ की दिलजोई के बावजूद उसका दिल मुतमईन अजीब सी ज़हनी असियत में गुजरे। उसे वो रात याद आई जब एक बार सादिया उसके घर रहने आई थी। रात का वक्त था और नाजी से एक शीशी हाथ में लेकर बेड पर बैठी थी। ये क्या है? जैतून का तेल है। तुम सर में तेल लगा रही हो, लाओ मैं लगा दूं। नहीं, सर में नहीं। नाजिश ने नसें झुका ली। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि जैतून के तेल से मालिश करने से ग्रोथ होती है। सादिया एक लम्हे को खामोश रही, फिर फौरन समझी कि इशारा। दिखाओ मुझे। जैतून का तेल है, तुम सर में लगा रही हो, लाओ मैं लगा दूं। नहीं, सर में नहीं। नाजिश ने नजरें झुका ली। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि जैतून के तेल से मालिश करने से ग्रोथ होती है। सादी एक लम्हे को खामोश रही, फिर फौरन समझ गई कि इशारा किस तरफ है। वो आहिस्ता से नाजिश के पास बैठ गई। यार नाजिश, तुम अभी तक इसी चक्कर में पड़ी हो। सादे ने अफसोस भरे लहजे में कहा। कितनी बार समझाया है कि यह सब कुदरती होता है, इन टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। तुम नहीं समझोगी रबिया। नाजिश की आंखें भर आई थी।
تمہارا سائز 34 ہے اور میرا بمشکل 28۔ میں پیڈڈ برا پہن پہن کر تھک گئی ہوں۔ مجھے نکلی ہونے کا احساس مارے ڈالتا ہے۔ کالج میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے رکھتی ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نیم گرم دودھ، کیلے، کھجورے سب ٹرائی کیا۔ حتیٰ کہ دوستوں کے کہنے پر املی اور آلو بخارے کے شربت بھی پیے۔ شاید تاثیر ٹھنڈی ہو اور جسم بھر جائے، لیکن نتیجہ ہمیشہ زیرو نکلا۔ دیکھو نازش، سعدیہ نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا، خوبصورتی صرف سائز کا نام نہیں، تمہارا فیس کٹ اتنا پیارا ہے کہ نظر ہی نہیں ہٹتی۔ کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ کیونکہ چہرہ صرف تصویر کے لیے ہوتا ہے ربیہ، زندگی گزارنے کے لیے پورا وجود چاہیے ہوتا ہے، نازش نے تلخی سے کہا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس نے اس کی رہی ساری ہمت توڑ دی۔ اذلان کا رشتہ۔ ڈرائنگ روم میں خاندان کے سب لوگ جمع تھے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، مبارکبادوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نازش کونے والے صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، گلابی رنگ کا جوڑا پہنے جسے اس نے خاص طور پر ڈھیلا سلوایا تھا تاکہ اس کا سپاٹ سینہ نمایاں نہ ہو۔ مبارک ہو بھابھی، ایک آنٹی نے ہنستے ہوئے نازش کی ساس کو گلے لگایا۔ لڑکی تو ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، اذلان بیٹا بہت خوش قسمت ہے، ہاں بس ذرا کمزور ہے۔ دوسری آنٹی نے نازش کو سر تپیٹ دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، لیکن خیر، آج کل کی لڑکیاں ڈائٹنگ کر کر کے ایسی ہی ہو گئی ہیں، شادی کے بعد پھر جائے گی، فکر نہ کرے۔ یہ جملہ نازش کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ شادی کے بعد پھر جائے گی، یہ جملہ وہ پچھلے 5 سالوں سے سن رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے جسم میں وہ ہارمونز کی ہلچل ہی نہیں تھی جو تبدیلی لاتی ہے، وہ شاید ہمیشہ ایسی ہی رہنے والی تھی۔ جب سب مہمان چلے گئے وہ اپنے کمرے میں آئی تو سعدیہ بھی پیچھے آ گئی تھی۔ مبارک ہو میری دلہن، سعدیہ نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا تمہارے نصیب بہت اچھے ہیں، ازدان بھائی جیسا لڑکا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، پڑھا لکھا، خوبصورت اور خاندان کا اپنا دیکھا بالا۔ پریشی نے خود کو سعدیہ کی گرفت سے آزاد کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا۔ خوش؟ نازش نے ایک سرد آ بھری۔ میں خوف زدہ ہوں ربیہ، میں بہت خوف زدہ ہوں۔ کس بات کا خوف؟ سعدیہ اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی۔ اذلان کا؟ نازش نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا ہینڈسم ہے، اس کا قد، اس کی جسامت، وہ ایک مکمل مرد، اور میں اس کے سامنے کیسی لگوں گی؟ ایک چھوٹی بچی، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ او خدا کے لیے نازش! سعدیہ نے سر پیٹ لیا۔ وہ تمہارا منگیتر ہے، کوئی کسائی نہیں جو تمہارا گوشت تولے گا۔ اس نے پسند کیا ہے تمہیں تبھی تو ہاں کی ہے۔ اس نے مجھے پسند کیا ہے یا میری شکل کو؟ نازش نے سوال کیا۔ یا شاید صرف خاندان کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا ہو؟ ربیہ، مرد کی پہلی پسند اس کی نظر میں ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کا طلبگار ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہیں کیسی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں، بھرا ہوا جسم، مناسب نشیب و فراز۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں اسے کیا دوں گی؟ مایوسی؟ تم بہت نیگیٹو سوچ رہی ہو، سعدیہ نے سختی سے کہا۔ میں حقیقت پسندانہ سوچ رہی ہوں۔ نازش کی آواز بھر آ گئی تھی۔ سوچو، ہماری سہاگ رات ہوگی، وہ میرے قریب آئے گا، اور جب وہ مجھے چھوئے گا تو اسے کیا محسوس ہوگا؟ نرم و نازک گوشت نہیں، بلکہ سخت ہڈیاں، پسلیوں کا پنجر۔ کیا وہ کڑاہٹ نہیں کرے گا؟ کیا اس کی آنکھوں میں وہ چمک رہے گی جو بھی منگنی کے وقت تھی؟ اگر اس نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا، اگر اس نے دل ہی دل میں میرا موازنہ دوسری عورتوں سے کیا، تو میں وہ لمحہ برداشت نہیں کر پاؤں گی ربیہ۔ میں اس کی نظروں میں ترس یا حقارت نہیں دیکھ سکتی۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریش محبت جسموں سے نہیں ہوتی، اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ تمہاری روح سے محبت کرے گا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، نازش چھلا کر بولی۔ روح تک پہنچنے کے لیے جسم کا راستہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور میرا جسم ایک نامکمل عمارت کی طرح ہے جس کی تکمیل باقی ہے۔ 4 مہینے رہ گئے ہیں شادی میں، صرف 4 مہینے۔ امی کہتی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی جادو ہو جائے گا؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ میں نے پچھلے مہینے وہ پروٹین شیک بھی منگوایا تھا جو ٹی وی پر دکھاتے ہیں، میں نے الٹی آنے کے باوجود زبردستی اسے پیا،
वज़न शायद 1 किलो बढ़ गया हो, लेकिन शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वहीं की वहीं है। मैं वैसी ही सीधी सपाट हूँ जैसी थी। मेरे कपड़े अभी भी मुझे चिढ़ाते हैं। सादिया खामोशी से उसे देखती रही। वो जानती थी कि दलीलें अब काम नहीं करेंगी। नाज़िश का खौफ अब जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तुम्हें पता है रबिया, नाज़िश खिड़की के पास जाकर रुकी। कभी-कभी दिल करता है कि अज़लान को मना कर दूँ। कह दूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अम्मी-अब्बू की इज़्ज़त का ख़्याल आ जाता है। फिर सोचती हूँ कि काश कोई मौसा हो जाए, काश मैं सुबह उठूँ और मैं वैसी ही दिखूँ, जैसी मैं ख्वाबों में खुद को देखती हूँ। एक मुकम्मल औरत, जिसका वजूद दिलकश हो। ऐसा कोई मोर्चा रातों रात नहीं होता। सादिया ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हें खुद को कबूल करना होगा। मैं खुद को कबूल नहीं कर सकती। नाजिश चिल्लाई, मैं उस अधूरेपन के साथ नहीं जी सकती। असलान को एक बीवी चाहिए और मैं सिर्फ एक खूबसूरत शो पीस हूँ। मुझे डर है सादिया कि शादी के कुछ अरसे बाद वो मुझसे बेजार हो जाएगा। वो बाहर किसी और की तरफ देखेगा, किसी ऐसी औरत की तरफ जो मुकम्मल होगी, और इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। शादी की तारीख तय होते ही वक्त जैसे पर लगा कर उड़ने लगा। दोनों का पता ही नहीं चल रहा था। हफ्ते लम्हों में बदल गए थे। घर में गहमा गहमी थी। हर तरफ रंग और रोशनियां थी। लेकिन इस सारे शोर शराबे के दरमियान नाजिश एक खामोश फर्द की तरह थी। आज शॉपिंग का दिन था। अजलान ने इसरार किया था कि वो अपनी दुल्हन का लहंगा और बरी के कपड़े उसकी पसंद के मुताबिक उसके साथ जाकर लेगा। ये वो लम्हा होता है जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है और खुद को खुशकिस्मत समझती है। लेकिन नाजिश गाड़ी की अगली सीट पर अजलान के साथ बैठी, अपने हाथों की उंगलियों को बेचैनी से मरोड़ रही थी। वो बहुत कंफ्यूज थी। परीशे, अजलान ने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र उस पर डाली। तुम ठीक तो हो? बहुत चुप चुप हो। परीशा चौंकी और जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, बस थोड़ी थकावट है। अभी तो शॉपिंग शुरू भी नहीं हुई और थक गई। अजलान ने शरारत से कहा, आज तो मैंने तुम्हारी पसंद के ढेर सारे सूट लिए हैं। मेरा इरादा है कि तुम शादी के बाद सबसे अलग और खूबसूरत नजर आओ। खूबसूरत नजर आओ। ये अल्फाज नाजिश के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो चोर नजरों से अजलान की तरफ देखने लगी। वो शहर के सबसे बड़े डिजाइनर स्टूडियो में पहुंचे थे। चारों तरफ सर्क बर्क लिबास लटके हुए थे। हर लिबास में एक अलग कहानी छुपी थी। लेकिन नाजिश की आंखें फिर भी बेचैनी से अपने अंदर ही घूर रही थी। अजलान बड़े शौक से एक एक जोड़ा निकाल रहा था। ये देखो नाजिश। उसने एक गहरे सुर्ख रंग का मैक्सी स्टाइल ड्रेस उसके सामने रखा। उसका काम देखो, कितना नफीस है। ये तुम पर बहुत जचेगा। ट्राई करके देखो। परीशा ने वो भारी भरकम लिबास हाथ में उठाया। उसका दिल टूटने लगा। वह जानती थी कि ये लिबास उसके दुबले पतले वजूद पर किसी खैमे की तरह लटक जाएगा। अजलान, ये बहुत हैवी है, उसने दबी आवाज में कहा। शादी के कपड़े तो हैवी ही होते हैं मेरी जान। अजलान मुस्कुराया। जाओ ट्राई रूम में जाकर देखो तो सही। परीशा बोझल कदमों से ट्राई रूम में गई। जब उसने वो लिबास पहना और आईने में खुद को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फिटिंग बिल्कुल ढीली थी। उसके कंधे लिबास के बोझ से झुके जा रहे थे और सीने के पास कपड़ा बिल्कुल पिचका हुआ था। वो किसी भी जाविये से दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि एक बच्ची लग रही थी जिसने माँ के कपड़े पहन लिए हों। वो बाहर निकली। लिबास हाथ में पकड़े हुए पहना नहीं था। क्या हुआ? पहना नहीं? अजलान ने हैरत से पूछा। मुझे मुझे पसंद नहीं आया। उसने झूठ बोला। उसका कलर मुझे सूट नहीं करेगा। अजलान ने उससे गौर से देखा। वो उसकी आंखों में छुपी परेशानी को भांप रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, ये देख लो। उसने एक और सूट दिखाया। ये शलवार कमीज स्टाइल में है। अगले 2 घंटे तक यही तमाशा जारी रहा। अजलान जो भी दिखाता, नाजिश कोई ना कोई बहाना बनाकर रद्द कर देती। कभी कहती गला बहुत बड़ा है, कभी कहती बाजू अच्छे नहीं हैं। असल वजह वो बता नहीं सकती थी कि कोई भी साइज उसे फिट नहीं आ रहा था। आखिरकार अजलान ने सेल्स गर्ल को जाने का इशारा किया और नाजिश के करीब आ गया। परीशे, मेरी तरफ देखो। अजलान का लहजा संजीदा मगर नर्म था। परीशा ने नजरें उठाई तो उसकी गहरी आंखों में अपने लिए तशवीश देखी। क्या प्रॉब्लम है?
तुम खुलकर क्यों नहीं बता रही? क्या तुम्हें मेरी पसंद अच्छी नहीं लग रही? या तुम्हारा मूड नहीं है शॉपिंग का? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाज़िश घबरा गई। अब आपकी पसंद बहुत अच्छी है अज़लान, बस मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। क्यों? अज़लान ने उसका हाथ थाम लिया। दुकान में रश कम था इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया। देखो, हम एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। हमारे दरमियान कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम किसी और वजह से परेशान हो तो बता दो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ये सवाल सुनकर नाज़िश का दिल धक से रह गया। खुदा के लिए ऐसी बात मत सोचें। मैं खुश हूँ, बहुत खुश कि मुझे आप मिले। तो फिर ये घबराहट क्यों? ये आँखों में खौफ क्यों? अज़लान ने नरमी से उसकी उँगलियों में झाँका। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊँगा? परीशा ने नज़रें झुका लीं। बस यूँ ही। शादी की घबराहट है शायद। लड़कियाँ अक्सर नर्वस हो जाती हैं। अज़लान ने गहरा साँस लिया और उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। परीशा, मैं नहीं जानता कि तुम ज़हन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये कपड़े, ये ज़ेवर, ये सब सानवी चीज़ें हैं। तुम जैसी भी हो, जो भी पहनती हो, मुझे अच्छी लगती हो। प्लीज़ अपने चेहरे की मुस्कुराहट मत छीनने दो। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि नाज़िश की आंखें भीग गईं। उसने बामुश्किल सर हिलाया। उस दिन शॉपिंग तो होगी, लेकिन नाज़िश ने ज़्यादातर वही कपड़े पसंद किए जो बंद गले के और ढीले-ढाले फ्रॉक स्टाइल में थे, ताकि उसका राज छुपा रहे। शादी का दिन भी आन पहुंचा। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के बाद जब वो आईने के सामने बैठी, तो मेकअप आर्टिस्ट ने तारीफों के पुल बांध दिए। माशाल्लाह, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल गुड़िया लग रही हैं आप। लेकिन नाज़िश की नज़रें अपने चेहरे पर नहीं, अपने जिस्म पर थीं। भारी भरकम सुर्ख अरूसी जोड़ा जिस पर सुनहरी काम किया गया था, उसके वजूद पर लदा हुआ था। दुपट्टे का बोझ उसकी गर्दन को थकाए दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस लिबास में गुम हो गई हो। ब्लाउज के अंदर उसने पैड्स इस्तेमाल किए थे, ताकि सीने का उभार नुमाया हो सके। लेकिन ये मस्नूईपन उसे अंदर से काट रहा था। ये मैं नहीं हूँ, ये सब झूठ है, वो खुद कलामी कर रही थी। हॉल में दाखिल होते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो स्टेज पर अजलान के पहलू में बैठी थी। लोग आ रहे थे, फोटोग्राफर तस्वीरें बना रहे थे। हर कोई कह रहा था कि जोड़ी बहुत प्यारी है, लेकिन नाजिश को लग रहा था कि अजलान के चौड़े सीने और मजबूत जिसामत के साथ वो एक कमजोर सी गुड़िया लग रही है। वो तस्वीर में खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर वो रिवायती दुल्हनों वाली शर्माहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और खौफ था, जिसे लोग शायद थकावट समझ रहे थे। अजलान ने कई बार उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, पानी चाहिए या थक गई हो? लेकिन वो सिर्फ नफी में सर हिला रही थी। रुखसती के बाद वो बजलान के कमरे में थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था और फिजा में मोतियों की महक रची हुई थी। वो बेड के वस्त में सिमटी बैठी थी, घूंघट निकाले हुए। दिल की धड़कनें इस कदर तेज थीं कि उससे लग रहा था सीना फट जाएगा। दरवाजा खुलने की आवाज आई। अजलान अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप कालीन पर उभरी और फिर बेड के करीब आकर रुक गई। नाजिश ने अपने हाथों को सख्ती से आपस में भींच लिया। वो लम्हा आ गया था जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। अजलान बेड के किनारे बैठा। उसने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। शायद वो उसे संभलने का वक्त दे रहा था। फिर उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर नाजिश का घूंघट उलट दिया। नाजिश की नजरें झुकी हुई थी। अजलान ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। अस्सलाम वालेकुम मेरी शरीका हयात। अजलान के लहजे में बिला की मोहब्बत थी। परीशा ने पलके उठाकर उससे देखा और फिर फौरन झुका ली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अजलान ने सरगोशी की, मेरी तवक्को से भी ज्यादा। सुनते ही नाजिश की आंखों से आंसू टूट कर गिर पड़े। एक दो, फिर लड़ी बन गई। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और सिसकियां लेने लगी। अजलान घबरा गया। अरे अरे, क्या हुआ? नाजिश, तुम रो क्यों रही हो? उसने नाजिश के कंधे थामकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। देखो, अगर तुम डर रही हो तो रिलैक्स रहो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज रो मत। परीशा ने नफी में सर हिलाया। अब वो बकायदा रो रही थी। उसका सारा मेकअप खराब हो रहा था,
लेकिन उसे परवाह नहीं थी। नहीं अज़लान, बात ये नहीं है। वो हिचकियों के दरमियान बोली। तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। अज़लान परेशान हो गया। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, नाज़िश ने रोते हुए कहा। आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपके साथ धोखा हुआ है। अज़लान हैरान रह गया। धोखा? कैसा धोखा? तुम क्या कह रही हो? परीशा ने हिम्मत जमा की और अपनी नजरें अज़लान के चेहरे पर गाड़ी। आपने मुझे देखा है अज़लान, लेकिन शायद गौर से नहीं। मैं एक मुकम्मल औरत नहीं हूँ। मेरे अंदर वो कशिश नहीं है जो एक बीवी में होनी चाहिए। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरा फिगर, मेरा जिस्म, ये सब एक बच्ची जैसा है। मैं तो ये भारी कपड़े भी इसलिए पहनती ताकि अपनी खामी छुपा सकूं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब बनावट है। वो सांस लेने के लिए रुकी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मुझे डर था कि जब आप मेरे करीब आएंगे, जब आप मुझे हकीकत में देखेंगे, तो आपको घिन आएगी। आप मायूस हो जाएंगे। मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकती। मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकती जो एक सेहतमंद और भरपूर लड़की दे सकती है। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मुझे माफ कर दें अज़लान, मुझे बहुत पहले मना कर देना चाहिए था। कमरे में चंद लम्हे गहरी खामोशी छाई रही। सिर्फ नाजिश की सिसकियों की आवाज आ रही थी। फिर अज़लान ने नरमी से उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाए और उन्हें अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। परीशे, मेरी तरफ देखो। परीशे ने डरते डरते आंखें खोली। उसे तवक्को थी कि अज़लान के चेहरे पर गुस्सा या अफसोस होगा, लेकिन वहां सिर्फ नरमी थी और एक हल्की सी मुस्कुराहट। बस इतनी सी बात थी, अज़लान ने पुरसकून लहजे में कहा। परीशे हक्का बक्का रहेगी। आप उसे इतनी सी बात कह रही हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग है, मेरी सबसे बड़ी कमी है। अज़लान ने उसके आंसू अपनी पोरों से साफ किए। पागल लड़की, ये पैमाने तुमने खुद बना लिए हैं। किसने कहा कि औरत सिर्फ तब मुकम्मल होती है जब वो एक खास साइज की हो? मोहब्बत गोश्त पोश से नहीं। नाजिश, मैंने तुम्हें मुंतखब किया था, तुम्हारी सादगी को, तुम्हारी मासूमियत को। लेकिन मर्दों को तो। नाजिश कुछ कहना चाहती थी। अज़लान ने उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे चुप करवा दिया। दुनिया के मर्दों को छोड़ो, अपने शोहर की बात सुनो। मुझे तुम जैसी भी हो बेहद अजीज हो। तुम्हारा ये दुबलापन, ये नज़ाकत, ये सपाटपन, ये सब मेरे लिए तुम्हारा हिस्सा है और मैं तुम्हें तुम्हारी खूबियों और खामियों समेत अपनाता हूँ। मुझे उससे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वजन क्या है या तुम्हारा साइज क्या है। आप आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। नाजिश को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं झूठ नहीं बोलता नाजिश। अज़लान की आंखों में संजीदगी थी। और जहां तक तुम्हारी इस तामनेहात कमी की बात है जिसे तुमने सर पर सवार कर रखा है, सुनो, ये कोई बीमारी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। उसने नाजिश का हाथ अपने सीने पर रखा। हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये दो वजूद के एक होने का नाम है। वक्त के साथ, मोहब्बत के साथ और कुर्बत के साथ इंसान का जिस्म बदलता है। हार्मोन्स बदलते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हारी ये कमी दूर कर दूंगा। मेरी मोहब्बत तुम्हें वो एतमाद देगी, वो सुकून देगी कि तुम्हारा जिस्म भी निखर जाएगा। परीशे ने हैरत और उम्मीद की मिली जुली कैफियत में उससे देखा। सच में अज़लान, क्या मैं वाकई ही ठीक हो जाऊंगी? क्या मैं नॉर्मल हो जाऊंगी? अज़लान खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने कमरे का बोझिल माहौल यकसर बदल दिया था। तुम अभी भी नॉर्मल ही हो मेरी जान, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो वादा रहा। तुम देखना, चंद महीनों में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। मेरी मोहब्बत और तवज्जो तुम्हें बदल देगी। अब इस फजूल वहम को दिमाग से निकालो और अपनी नई जिंदगी का इस्तकबाल खुशी से करो। उसने झुककर नाजिश के माथे पर बोसा दिया। नाजिश को ऐसा लगा जैसा उसके सर से मनोबोझ उतर गया हो। अजलान का लम्स, उसकी बातें और उसका वादा, सब कुछ इतना सच्चा था कि नाजिश के अंदर का खौफ पिघलने लगा। नाजिश ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया। शुक्रिया अजलान, मुझे संभालने के लिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत संभालना है, अजलान ने शरारत से कहा और लाइट मद्धम कर दी। उस रात उन दोनों की जिंदगी की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ हुई। नाजिश ने खुद को अजलान के हवाले कर दिया, लेकिन उसके लाशौर के किसी गहरे कोने में अभी भी एक नन्हा सा डर बाकी था।
वो सोच रही थी कि क्या वाक़ई इज़लान का ये प्यार हमेशा रहेगा, या जब वक़्त गुज़रेगा और वो तब्दील नहीं होगी, तो क्या वो उकता जाएगा? कहीं वो उसे छोड़ तो नहीं देगा? अज़लान के बाँसों के हसार में लेटे हुए भी नाज़िश दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश अज़लान का कहा सच हो जाए और वो वाक़ई एक मुकम्मल औरत बन जाए। इस उम्मीद, खौफ के दरमियान उसकी नई ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो चुका था। शादी को 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे। इन 2 हफ़्ते में अज़लान और नाज़िश की ज़िंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुज़री। अज़लान ने मोहब्बत और तवज्जो देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो खुशी देने की कोशिश करता, जिससे नाज़िश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। लेकिन नाज़िश के दिल के किसी गोशे में वो पुराना खौफ और एहसास महरूमी अब भी कुंडली मारे बैठा था। शाम का वक़्त था, कमरे में हल्की खुनकी थी। अज़लान ऑफ़िस से वापस आ चुका था और फ्रेश होकर सोफ़े पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नाज़िश बाथरूम से चेंज कर कर निकली। उसने फ़िरोज़ी रंग का खूबसूरत रेशमी सूट पहना था, जो अज़लान ने उसे मुँह दिखाई में दिया था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और बालों में ब्रश करने लगी। अचानक उसका हाथ रुक गया। उसकी नज़रें आईने में अपने सीने और कमर पर जम गई। कमीज़ की फिटिंग अभी भी वैसी ही नहीं थी, जैसी वो चाहती थी। कपड़ा ढीला होकर लटक रहा था और वो मखसूस निस्वानी उठान, वो भराव जिसकी वो तमन्ना करती थी, कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की रौनक पल भर में गायब हो गई। उसने ब्रश मेज़ पर रखा और इस उदासी से अपना बाजुओं को देखने लगी, जो अभी भी पहले की तरह पतले थे। अज़लान की नज़र लैपटॉप से हटकर नाज़िश पर पड़ी। वो उसे आईने में खुद को तनकीदी नज़रों से घूरते हुए देख रहा था। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता से चलता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ। क्या देख रही हो? अज़लान ने नरमी से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। परीक्षा चौंकी, फिर जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस तैयार हो रही थी। तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी हो, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की क्या ज़रूरत है? अज़लान ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, और ये रंग तुम पर बहुत जच रहा है। परीक्षा ने एक सर्द आ भरी और नसरें झुका ली। जच तो रहा है अज़लान, लेकिन लेकिन क्या? अज़लान ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। परीक्षा, मैंने नोट किया है कि पिछले कुछ दिनों से तुम बज़ाहिर खुश हो, हंसती भी हो, मेरे साथ बातें भी करती हो, लेकिन जब भी शीशे के सामने आती हो, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी वीरानी आ जाती है। आखिर मसला क्या है? परीक्षा की आंखें भर आईं। उसने सर उठाकर अज़लान को देखा। अज़लान, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए शायद आपको मेरी खामियां नजर नहीं आती, लेकिन मैं जब खुद को देखती हूँ तो मुझे अपने आप से कोफ्त होती है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और शर्ट को थोड़ा टाइट करके दिखाया। देखिए इसे, क्या ये एक शादीशुदा औरत का जिस्म है? क्या ये वो हुस्न है जिसकी हर मर्द ख्वाहिश करता है? मैं अधूरी हूँ अज़लान। मुझे लगता है जैसे मैं अभी तक बच्ची हूँ। मेरे अंदर वो निस्वानियत ही नहीं है जो एक औरत की पहचान होती है। अज़लान ने उससे टोका। परीशे, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए तुम मुकम्मल हो। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुमसे मोहब्बत है। तुम क्यों इन फजूल ख्यालात में खुद को घुला रही हो? ये फजूल ख्यालात नहीं है। नाजिश की आवाज़ में शिद्दत आ गई। वो पहली बार खुलकर बोल रही थी। ये मेरी ख्वाहिश है अज़लान, मेरी अपनी ख्वाहिश। मैं चाहती हूँ कि जब मैं कोई लिबास पहनूं तो मेरे जिस्म के खतूत को नुमाया करे। मैं बड़े उभार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा सीना भरा हुआ हो, मेरी कमर में लचक और भराव हो। मैं एक पुरकशिश और भरपूर औरत नजर आना चाहती हूँ, लेकिन क्या एक बीवी होने के नाते मेरा ये हक नहीं कि मैं अपने शोहर के लिए और अपनी तस्कीन के लिए मुकम्मल नजर आऊं। परीक्षा जज्बाती होकर रो पड़ी। मैं जब दूसरी लड़कियों को देखती हूँ, टीवी पर, शादियों में, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे लगता है मुझ में कोई नुक्स है। क्या मेरी ये कमी कभी दूर नहीं हो सकती? क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही सपाट रहूंगी? उसकी आंखों में उम्मीद और मायूसी की मिली जुली कैफियत थी कि अज़लान एक लम्हे के लिए दंग रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि नाजिश इस बात को लेकर इतनी हसास है कि उसकी अपनी ज़ात की खुशी का इन्हसार सिर्फ और सिर्फ उसकी जिस्मानी साख्त पर है। अज़लान ने कुछ लम्हे
खामोशी इख्तियार की। वो संजीदगी से नाज़िश के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता रहा। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और फैसलाकुन अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, अज़लान की आवाज़ में एक नई उम्मीद थी। परीक्षा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, अगर तुम वाक़ई खुद को बदलना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा। अज़लान ने उसकी आँखों में झाँकते हुए कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूँगा, जो तुम चाहती हो। अगर तुम्हें भरा हुआ जिस्म चाहिए, अगर तुम्हें वो निस्वानी हुस्न चाहिए, जिसकी तुम बात कर रही हो, तो मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ये खुशी ज़रूर दूँगा। परीक्षे की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके आंसू वहीं थम गए। क्या? क्या ये मुमकिन है? आप तो कहते थे ये कुदरती होता है। अज़लान मुस्कुराया और उसके गाल को छुआ। कुदरती भी होता है नाज़िश, लेकिन मेहनत और तवज्जो से फितरत को भी संवारा जा सकता है। अब तक तुम अकेली कोशिश कर रही थी, उल्टी-सीधी दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा शौहर तुम्हारा साथी है, तुम्हारा साथ है, हम उसे मिलकर ठीक करेंगे। कैसे? नाज़िश की आवाज़ में बेपनाह इश्तियाक था। सबसे पहले तो वो तमाम मायूसी अपने दिमाग से निकाल दो। अज़लान ने उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जिस्म को बदलने के लिए सिर्फ खुराक नहीं, प्यार और लम्स की भी ज़रूरत होती है। मैं तुम्हारी डाइट का ख्याल रखूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा और देखना, मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंग अंग में सरायत कर जाएगी और तुम्हें वैसा बना देगी जैसा तुम चाहती हो। उस रात के बाद अज़लान का रवैया एकदम बदल गया। वो अब सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शोहर नहीं, बल्कि एक शफीक निगरान भी बन गया था। अगली सुबह जब नाजिश उठी तो अज़लान किचन में मसरूफ था। वो हैरत ज़दा वहां गई और देखा कि अज़लान एक बड़े ग्लास में बादाम, पिस्ता और खजूरें मिलाकर मिल्क शेक बना रहा था। ये आप क्या कर रही हैं? नाजिश ने हैरत से पूछा। तुम्हारा नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। अज़लान ने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। आज से तुम्हारी डाइट मेरी मर्ज़ी की होगी। ये प्रोटीन और हेल्दी फिट से भरपूर है। इसे पूरा पीना है, एक कतरा भी नहीं छोड़ना। परीशा ने ग्लास पकड़ लिया। उसके दिल में एक मीठा सा एहसास जागा कि कोई इसका इतना ख्याल रख रहा है। वो मुस्कुराई और सारा शेक पी गई थी। शाबाश! अज़लान ने उसके होठ के किनारे से दूध का निशान साफ किया। दोपहर के खाने में भी मैंने अम्मी से कह दिया है कि तुम्हारे लिए देसी घी वाली चीज़ें और गोश्त ज़्यादा रखें। तुम बहुत कम खाती हो, अब ऐसा नहीं चलेगा। रात भी एक अनोखा एहसास लेकर आई। जब नाज़िश सोने के लिए लेटी, अज़लान ने खुशबूदार तेल की शीशी लेकर आया। ये क्या है? नाज़िश ने पूछा। ये ज़ैतून और बादाम का खालिस तेल है। अज़लान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम बड़े उभार और भरा हुआ जिस्म चाहती हो। परीशा शर्माकर सुर्ख हो गई। उसने नफ़ी में सर हिलाने की कोशिश की, लेकिन अज़लान ने उसे रोका। शर्माओ मत, अब हम मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अज़लान ने संजीदगी और मोहब्बत के साथ कहा, जिस्म के पट्टों को उभारने और खून की रवानी तेज करने के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ाना रात को तुम्हारे सीने और कंधों की मालिश करूँगा। इससे ना सिर्फ तुम रिलैक्स हो जाओगी, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। परीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये लम्हा बहुत निजी और जज्बाती था। अज़लान ने उससे लेटने का इशारा किया। जब अज़लान के मजबूत हाथों ने तेल के साथ उसके कमज़ोर वजूद को छुआ तो नाज़िश के बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। अज़लान का अंदाज़ा हवस वाला नहीं, बल्कि इलाज करने वाला और इंतहाई परवाह करने वाला था। वो बहुत महारत से आहिस्ता-आहिस्ता उसके सीने के अतराफ और गर्दन के पट्टों को दबाता, मसलता और मालिश करता। तुम्हें रिलैक्स रहना है नाज़िश, अज़लान सरगोशी करता। अपने ज़हन को पुरसुकून रखो। सोचो कि तुम्हारा जिस्म निखर रहा है, फैल रहा है। ये सिलसिला रोज़ का मामूल बन गया। अज़लान उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और हर बात को यकीनी बनाता कि वो अपनी कैलोरीज़ पूरी ले रही हो। वो उसे जिम ले जाने की बजाय घर पर ही हल्की-फुल्की वर्जिश करवाता, जो जिस्म के मखसूस हिस्सों को खूबसूरत बनाने के लिए होती थी, और रात को वो पाबंदी से उसकी मालिश करता। अज़लान की कुर्बत और उसका लम्स नाज़िश के हार्मोन्स को भी बेदार कर रहा था। जो पहले अपने जिस्म को मुर्दा समझती थी,
अब उसे अंदर से ज़िंदगी की लहर महसूस होती थी। शोहर की इतनी तवज्जो ने उसे एक नया एतमाद दे दिया था। तकरीबन 1.5 महीना गुज़र गया। एक दिन नाज़िश नहा कर निकली और उसने वही फ़िरोज़ी सूट दोबारा पहनने की कोशिश की। कमीज़ पहनते हुए उसे महसूस हुआ कि बाजुओं से कपड़ा थोड़ा टाइट हो रहा है। जब उसने कमीज़ नीचे की तो उसे हल्की रुकावट महसूस हुई। वो आईने के सामने खड़ी हुई और गौर से देखने लगी। उसकी आंखें चमक गईं। ये उसका वहम नहीं था। कमीज़ जो 1.5 माह पहले बिल्कुल ढीली थी, अब उसके सीने पर किसी हद तक टाइट हो रही थी। उभार वासिया हो रहे थे और गालों पर जो पहले पिचके लगते थे अब हल्का सा गोश्त चढ़ गया था। सुर्खी झलक रही थी। अज़लान, अज़लान! वो खुशी से चिल्लाई और कमरे से बाहर भागी। अज़लान लाउंज में अखबार पढ़ रहा था। नाज़िश की आवाज़ सुनकर वो घबरा कर खड़ा हो गया। क्या हुआ? सब खैरियत है? परीशा उसके करीब आई और हांफते हुए बोली, देखिए अज़लान, मेरी तरफ देखें। अज़लान ने उसे सटता पैर देखा। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह, ये सूट तुम पर वाकई ही टाइट हो रहा है। परीशा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। देखे यहाँ से और यहाँ से, मेरा फिगर मेरा फिगर बन रहा है अज़लान। मैं मोटी हो रही हूँ, लेकिन सिर्फ पेट से नहीं बल्कि वैसे जैसे मैं चाहती थी। अज़लान ने अखबार साइड पर फेंका और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा था ना। उसने प्यार से उसकी पेशानी चूमी। मेरी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। तुम्हारे अंदर तब्दीली आ रही है नाज़िश, क्योंकि अब तुम अंदर से खुश हो। और अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम कितनी हसीन हो जाओगी। परीशा ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया। ये सब आपकी वजह से है अज़लान। अगर आप मेरा इतना ख्याल न रखते, मुझे अपने हाथों से ना खिलाते, वो मालिश ना करते, तो शायद मैं कभी ऐसी ना होती। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी। ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा शौक भी। अज़लान ने शरारत से उसके कान में कहा। आखिर फ़ायदा तो मेरा ही है ना। मुझे एक भरपूर और सेहतमंद बीवी मिल रही है। परीशे हँस पड़ी। ये शादी के बाद उसकी पहली भरपूर हँसी थी जिसमें कोई उदासी नहीं थी। उस रात जब अज़लान हमेशा की तरह तेल लेकर आया, नाज़िश ने खुद आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ अज़लान। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। अभी तो सफ़र जारी है मेरी जान। अज़लान ने उसे बेड पर बिठाया। तुम्हारा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। तुमने कहा था तुम्हें बड़े उभार चाहिए और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हमें अभी और मेहनत करनी है। मैं तैयार हूँ, नाज़िश ने एतमाद से कहा। मैं अब हर वो चीज़ खाऊंगी जो आप देंगे, हर वो काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे यकीन आ गया है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। असलान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे से कमीज हटाई और तेल अपनी हथेलियों पर लगाया। तो फिर देर किस बात की? आओ अपने इस हुस्न को मज़ीद निखारते हैं। कमरे में मोहब्बत, एतमाद और तकमील का एहसास छाया हुआ था। नाज़िश को अब यकीन था कि अज़लान ना सिर्फ उसे चाहता है, बल्कि उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश और जिस्मानी ज़रूरत को भी अहम समझता है। उसका एहसास कमतरी दम तोड़ रहा था और उसकी जगह एक फ़ख्र और ज़नाना वक़ार ले रहा था। वो जान गई थी कि अज़लान की संगत में वो बहुत जल्द वो नाज़िश बन जाएगी जो वो हमेशा से ख्वाबों में देखती थी, मुकम्मल, हसीन और पुरकशिश। 6 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया, लेकिन ये 6 माह नाज़िश की ज़िंदगी के अहम तरीन 6 माह थे। ये वो अरसा था जिसमें एक कली खिलकर मुकम्मल फूल बन गई थी। आज कज़न की शादी का फंक्शन था। नाज़िश ने अलमारी से वही गहरा सुर्ख रंग का भारी मैक्सी ड्रेस निकाला जो 6 माह पहले असलान ने शॉपिंग के दौरान उससे दिखाया था, और उसने इस वक्त ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये उसे अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि सच ये था कि उस वक्त उस लिबास की फिटिंग उसके लाखिर वजूद का मजाक उड़ा रही थी। आज उसने भरपूर एतमाद के साथ वो लिबास पहना। जैसे ही उसने जिप बंद की और रुख मोड़ कर आईने में देखा, उसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। लिबास वही था, मगर पहनने वाली बदल चुकी थी। सुर्ख रंग का रेशमी कपड़ा अब उसके भरपूर जिस्म पर किसी दूसरी जिल्द की तरह जच रहा था। उसका सीना जो कभी सपाट था, अब निस्वानियत के मुकम्मल हुस्न के साथ लिबास के गले को भरपूर रहा था। कमर का खम नुमाया था और वो लिबास जो पहले हैंगर पर लटका महसूस होता था, अब उसके वजूद के नशेबो फराज के साथ यूं हम आहंग था, जैसे खास उसी के लिए तराशा गया हो। उसके गालों पर हल्का सा गोश्त चढ़ चुका था और उनमें कुदरती सुर्खी झलक रही थी।
आंखों में वो पुरानी वीरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ एक मुतमईन और मुकम्मल औरत की आंखों में होती है। दरवाज़ा खुला और अज़लान अंदर दाखिल हुआ। उसने ब्लैक शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और वो हमेशा की तरह वजीह लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र नाज़िश पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। वो मबहूत होकर उसे देखता रह गया। या अल्लाह! अज़लान के मुँह से बेख्तियार निकला। परीशे शर्माकर पलकें झुका ली। कैसी लग रही हूँ? अज़लान आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया, जैसे यकीन न कर रहा हो कि ये वही नाज़िश है। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। तुम तुम क़यामत लग रही हो नाज़िश। अज़लान की आवाज़ में सहज तारी था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही सूट है जो तुमने 6 महीने पहले देखा था। ये वही सूट है। नाज़िश ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर हाथ रखा। याद है तब मैंने उसे पहनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसमें गुम हो गई थी, लेकिन आज उसने खुद को आईने में देखा। आज मुझे लग रहा है कि मैं इस लिबास का हक अदा कर रही हूँ। अज़लान देख रहे हैं आप? ये फिटिंग, ये उभार, सब कुछ ये मेरा ख्वाब था। अज़लान ने उसे कमर से थामकर अपने करीब किया और ये ख्वाब अब हकीकत बन चुका है। मैंने कहा था ना कि मेरी मोहब्बत और तुम्हारी लगन रायगा नहीं जाएगी। सिर्फ मोहब्बत नहीं अज़लान। नाज़िश की आंखें जज्बात से भर आईं। आपकी वो मेहनत, वो रोज़ रात को मेरे लिए वक़्त निकालना, मेरी मालिश करना, मुझे अपने हाथों से खिलाना, ये सब उसी का नतीजा है। आपने मुझे तराशा है अज़लान। मैं एक बेढंगा पत्थर थी, आपने मुझे हीरा बना दिया। अज़लान ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। तुम हीरा ही थी, बस थोड़ी धूल जमी थी जो मैंने साफ कर दी। चलो देर हो रही है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। आज तो हाल में सबकी नज़रें तुम पर ही होंगी। शादी हाल में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। जब नाजिश अजलान का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई तो वाकई कई नजरें उन पर जम गई थीं। वो आंटियां जो कभी उससे देखकर कहा करती थी, बेचारी कितनी कमजोर है, आज उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। नाजिश का भरपूर सरापा, उसके चलने का अंदाज और उसके चेहरे का निखार, हर चीज में एक जबरदस्त तब्दीली थी। सादिया जो स्टेज के पास खड़ी थी, उन्हें देखते ही दौड़ती हुई आई। ओ माय गॉड! सादिया ने नाजिश को गले लगा लिया और फिर उसे पीछे हटकर सटता पैर देखा। परीक्षा, ये तुम हो कसम से। अगर तुम अजलान भाई के साथ न होती तो मैं पहचान ही ना पाती। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। ये फिगर, ये ग्लो, क्या राज है यार। परीक्षा ने मोहब्बत भरी नजरों से अजलान की तरफ देखा जो पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। राज सिर्फ ये है कि जब जीवन साथी ऐसा हो जो आपकी खामियों को खूबियों में बदलने का हुनर जानता हो, तो इंसान बदल ही जाता है। नाजिश ने फर्क फखर से कहा। सादिया ने शरारत से आंख मारी। लगता है असलान भाई ने बहुत ख्याल रखा है भाभी का, बहुत ज्यादा। असलान ने मुस्कुराते हुए नाजिश का हाथ अपने हाथ में ले लिया। और मुझे अपनी मेहनत पर फख्र है। पूरा फंक्शन नाजिश के लिए किसी जश्न से कम न था। उसे हर तरफ से तारीफें सुनने को मिल रही थी। आज उसे किसी पैडेड कपड़े में छुपने की या दुपट्टा फैलाकर ऐब छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसका वजूद बजाते खुद एक शाहकार था और वो उस एहसास से शर्मसार थी। वापसी पर रात काफी भीग चुकी थी। गाड़ी में हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी। नाज़ी सीट की पुश से टेक लगा बैठी थी और मुसलसल अजलान को देख रही थी। क्या हुआ, नजर लगाओगी क्या? अजलान ने ड्राइविंग करते हुए हंसकर पूछा। अगर नजर लगती तो सबसे पहले आपको मेरी नजर लग जाती। नाजिश ने जज्बाती लहजे में कहा। अजलान, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अजलान ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। रात की खामोशी में स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। शुक्रिया? किस लिए? हर चीज के लिए। नाजिश नाजिश ने उसका हाथ थामकर अपने गाल से लगाया। उस दिन के लिए जब मैंने शादी की रात रो रही थी और आपने मुझे धुतकारा नहीं बल्कि अपनाया। इस सब्र के लिए जो आपने इन 6 महीनों में दिखाया। आपने मेरी इस बचकाना जिद को समझा कि मुझे निस्वानी हुस्न चाहिए और बजाय इसके कि मेरा मजाक उड़ाते, आपने मेरी खुशी समझकर पूरा किया। आपने मुझे एक मुकम्मल औरत होने का एहसास दिया। आज जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे गरूर महसूस होता है कि मैं आपकी बीवी हूँ। उसके आंसू उसके हाथ पर गिरने लगे। अज़लान ने नरमी से उन आंसुओं को पहुंचा और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। परिशे, मेरी जान, मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही यही है कि वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करें। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। और सच कहूँ, मुझे
भी तुम ऐसे ही देखकर इतना पुरएतमाद देखकर जो सुकून मिलता है वो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। तुम अब सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम मुकम्मल हो। क्या अब भी आप मेरी मालिश किया करेंगे? नाज़िश ने मासूमियत से पूछा, जिसमें छुपी शरारत वाज़िया थी। या अब टारगेट पूरा हो गया? असलान ने ज़ोरदार कहका लगाया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। ये ड्यूटी तो अब ताहयात है, टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन इस हुस्न को बरकरार भी तो रखना है। वैसे भी ये मेरा पसंदीदा वक्त होता है। असलान ने मुस्कुराते हुए कहा। परीशा भी हंस पड़ी। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी अब खुशियों की शाहराह पर गामजन थी। एहसासे कमतरी के सारे साए छट चुके थे और उनकी जगह एक रोशन, खूबसूरत और मुकम्मल सवेरा तलू हो चुका था।